नमस्कार मित्रों, मैं कमलेश कुमार संस्कृत साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। काव्य में अभी चर्चा चल रही है काव्य के हेतुओं का। आज आचार्य वामन के मत में काव्य का कारण क्या है उस विषय में हम बात करते हैं। आचार्य वामन अपने काव्यालंकार सूत्राणी ग्रंथ में काव्य के हेतुओं के बारे में कह रहे हैं कि 3 प्रकार के काव्यांग हैं। कौन कौन से? लोको विद्या प्रकीर्णं च काव्यांगानि। सबसे पहले बात करते हैं लोक क्या है, तो बोले लोक वृतम लोकः, अर्थात जो चराचर है, जो चर अचर जितना भी है वह क्या है? लोक। और लोक का जो वृत है, लोक का अर्थात चराचर जगत का जो व्यवहार है वो क्या है? उसे लोक संज्ञा दी है आचार्य वामन ने। अर्थात कवि के लिए लोक का ज्ञान आवश्यक है। दूसरी बात कह रहे हैं शब्द स्मृत्य विधान कोशो छंदो विचित कला काम शास्त्र दंड नीति पूर्वा विद्या। कहते हैं कि शब्द स्मृति, अभिधान कोश, छंदो विचिति, कला, कामशास्त्र, दंड नीति, पूर्वा विद्या। अर्थात 6 प्रकार की विद्याएं कवि के लिए अपेक्षित हैं। सबसे पहले करें कि शब्द स्मृति अर्थात व्याकरण। शब्द शुद्धि के लिए व्याकरण क्या है? अपेक्षित है, आवश्यक है, क्योंकि शब्द की व्युत्पत्ति व्याकरण शास्त्र में ही की जाती है। अतः प्रथम शब्द स्मृति, द्वितीय अभिधान कोश। जितने भी कोश शास्त्र हैं, चाहे अमर कोश हो, वैजयंतिक कोश हो, जितने भी कोश ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करना क्या है? अपेक्षित है कवि के लिए, क्योंकि कोश ग्रंथों में अर्थात पदार्थ निश्चय करने के लिए, पद के अर्थ का निश्चय जानने के लिए इस अभिधान कोश अर्थात अमर कोश आदि ग्रंथों का ज्ञान कवि के लिए क्या अपेक्षित है? क्योंकि वहां कोशादि ग्रंथों में उस शब्द का अर्थ किस प्रकार से लिया गया है यह जानना आवश्यक है। तीसरी बात कह रहे हैं, तीसरा कर्म है छंदो विचिति। अभ्यास से छंदों का ज्ञान हो जाता है। छंद समवृत हो, चाहे विषमवृत हो, चाहे अर्धसमवृत हो, चाहे कोई भी हो, परंतु उसे मात्रा, गुरु, लाघव इत्यादि का पता कैसे चलेगा? तो हम चाहे पिंगल सूत्रों को पढ़ें अर्थात चाहे छंदो मंजरी को पढ़ें, तो उसके लिए कवि के लिए अपेक्षित है कि वह छंदो विचिति अर्थात पिंगल सूत्र, छंदो मंजरी इत्यादि ग्रंथों का क्या करे? अध्ययन करे, अर्थात उनको उसको जाने। उसके बाद कला अर्थात 64 कलाएं हैं, गीत, संगीत, नृत्य इत्यादि जो 64 कलाएं हैं, और उसमें भी क्या है? 400 उपकलाएं हैं। इस प्रकार से कला शास्त्र का ज्ञान जो विशाखिल के द्वारा रचित है, ऐसे कला शास्त्र का ज्ञान क्या हो? कवि के लिए अपेक्षित है, उसको जानना आवश्यक है। काम शास्त्र अर्थात काव्य में कवि को बहुत सारे रसों का व्यवहार होता है काव्य में, अतः काम शास्त्र भी क्या है? काव्य के लिए क्या अपेक्षित है। उसके बाद करें दंड नीति। दंड नीति अर्थात कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र, जिसमें नय और अनय का क्या किया गया? निरूपण किया गया, अर्थात नीति और अनीति क्या है उसके बारे में कहा गया है। पूर्वा विद्या अर्थात जो इतिहास, पुराण, वेद आदि जो जितने शास्त्र हैं उनका ज्ञान क्या है? परम आवश्यक है। यहां पर इसे देख लीजिए कि शब्द स्मृति, अभिधान को, छंदो विचित, कला, काम शास्त्र, दंड नीति, पूर्वा विद्या, ये जो विद्या 6 प्रकार की विद्याएं कवि के लिए काव्य रचना करने के लिए, काव्य की रचना हेतु ये क्या है? 6 विद्याएं अपेक्षित हैं। तो तीसरी बात आती है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या है
उस विषय में आगे वामन कहते हैं कि लक्ष्यज्ञत्व अभियोगो वृद्ध सेवा अवेक्षणम प्रतिभानम अवधानम च प्रकीर्णम। यहां पर भी 6 बातें कही गई है। प्रकीर्ण में भी कहिए सबसे पहले कहिए कि लक्ष्यज्ञत्वम, कह रहे हैं कि तत्र काव्य परिचयो लक्ष्यज्ञत्वम। सर्वप्रथम उस काव्य रचने वाले कवि को चाहिए कि पूर्ववर्ती जितने भी आचार्य हुए हैं उनके काव्य का परिचय, अनुशीलन, अनुसंधान करे और उनको जाने। दूसरी बात करें अभियोग, तो अभियोग क्या है? तो बोले काव्य बंधो उद्यम अभियोग। उसके बाद क्या करें? पहले तो व्युत्पत्ति करें, उसके बाद कह रहे हैं कि उसके बाद क्या काव्य वो रचने के लिए क्या करे? उद्यम करे, परिश्रम करे, वही क्या है? अभियोग है। तीसरी बात कह रहे हैं कि काव्योपदेश गुरु शुश्रूषणम वृद्ध सेवा, अर्थात काव्य का जो उपदेश देते हैं ऐसे श्रेष्ठ जनों की, ऐसे गुरुजनों की क्या करे? शुश्रूषा करे, सेवा करे, वही क्या है? वृद्ध सेवा है। उसके बाद कह रहे हैं चौथा कि पदाभिधानो धरणम अवेक्षणम, अर्थात पदों का उपादान और हान, अर्थात कौन से पदों को ग्रहण करना चाहिए, कौन से पदों का त्याग करना चाहिए, यह क्या है? इसकी संज्ञा क्या है? अवेक्षणम क्या है? पदों का आदान और त्याग, ये क्या है? अवेक्षण है। पांचवी बात करें कवित्व बीजम प्रतिभानम। कवित्व बीज अर्थात कवि का जो संस्कार विशेष है, जो आचार्य दंडी के मत में कहा गया था कि वह जो प्रतिभा होती है वह क्या होती है? संस्कार, अर्थात जन्म जन्मांतरों के द्वारा वह प्राप्त होती है, तो वही उसी के करे कि वह प्रतिभा होना भी आवश्यक है। उसके बाद कह रहे हैं कि चित्त एकाग्र्यम अवधानम। अवधान क्या है? तो बोले चित्त की एकाग्रता। तो चित्त की एकाग्रता क्या होगी? चित्त को एकाग्र करना। तो बोले वह कैसे होगा? चित्त की एकाग्रता कैसे होगी? तो बोले तद्देश कालाभ्याम, वह 2 प्रकार से होगी चित्त की एकाग्रता। पहला है देश और दूसरा काल। पहले देश की चर्चा करते कि विविक्तो देशः, ऐसा देश जहां एकांत हो, जहां कोई ना हो, ऐसा निर्जन स्थान को क्या कहते? देश की संज्ञा दी है आचार्य वामन ने। और काल तो बोले रात्रि का चतुर्थ पहर काव्य का प्रणयन करने के लिए क्या है? अपेक्षित काल है। अर्थात वह जो ब्राह्म काल होता है, प्रातः काल का, वह उसके लिए कहा गया है कि वह चतुर्थ रात्रि का चौथा पहर क्या वह काव्य रचने के लिए क्या वो होता है? आवश्यक होता है। अतः यहां पर आचार्य वामन के द्वारा लोक विद्या प्रकीर्ण 3 काव्य के अंगों को माना गया। उसमें भी लोक व्यवहार को जानना अपेक्षित कहा गया, जो चराचर संसार का जो व्यवहार है उसको जानना। अर्थात सबसे पहले हम करते हैं, आचार्य वामन ने जो है सबसे पहले कहा कि जैसे कहा कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। तो सबसे पहले उन्होंने किसको माना? अभ्यास को माना। सबसे पहले देखिए अभ्यास, अनुशीलन, परिशीलन किनका? शास्त्रों का। तो बोले शब्द स्मृति अभिधान कोश छंदो विचित कला काम शास्त्र दंड नीति पूर्वा विद्या, इन सभी शास्त्रों का क्या करे? अध्ययन करे, उनको जाने। उसके बाद कहा था व्युत्पत्ति के बारे में। व्युत्पत्ति दूसरा विषय उन्होंने व्युत्पत्ति को लिया कि तत्र काव्य परिचयो लक्ष्यज्ञत्वम, अर्थात जो काव्य का जो पूर्ववर्ती जो आचार्य हैं उनके द्वारा जो रचित काव्य है, अर्थात जितने भी ग्रंथ है उनका क्या करना चाहिए? अनुशीलन करना चाहिए। तो यहाँ क्या कहें? व्युत्पत्ति। और उसके बाद कर कवित्व बीजम प्रतिभानम, और तीसरी बात उन्होंने प्रतिभा मानी है। इस प्रकार से आचार्य वामन के मत में काव्य हेतु 3 है। लोको विद्या प्रकीर्णंच, अर्थात
अभ्यास, व्युत्पत्ति और प्रतिभा। वस्तुतः वामन भी वही प्रतिभा को पूर्ण तरह से वही बल देते हैं जैसे पूर्ववर्ती आचार्य ने कहा कि वह नैसर्गिक होता है, वह संस्कार विशेष होता है जो पूर्व जन्म जन्मांतरों से प्राप्त होता है। आज वामन के बारे में काव्य का इस प्रकार से काव्य के हेतु का क्या निरूपण किया गया। अस्तु, धन्यवादः, नमो नमः।